जमहूरी माशरों में तो इंतखाबात को ही सबसे मौसर एहतसाब समझा जाता है और कहने को तो पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है और ये बात भी सब जानते हैं कि आइन की मुकर्ररा मुद्दत में असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात होना लाजिम है। मगर सियासी मौत के ख़तरे का सामना करते हुए मौजूदा हुकूमत मैं ना मानूं के रवैये पर कायम है और इस हट धर्मी की वजह से मामला इंतहा को पहुंच चुका है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान तो बना ही वोट की ताकत से था, मगर जब जमहूरियत की रेल अवाम की बिछाई हुई पटड़ियों पर नहीं चलेगी तो निज़ाम रियासत कैसे चलेगा। मगर इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम सवालात ये हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल को जिंदा रखने के लिए इंतखाबात कितना ज़रूरी हैं। ताख़ीर से पाकिस्तान में किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। माजी में कब कब इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए और उनकी बुनियादी वजह क्या थी। ये सवाल भी सबसे अहम है कि सिक्योरिटी और फंड्स को बहाना बनाकर इंतखाबात से राह फरार अख्तियार की जा सकती है। किसी सियासी जमात की मकबूलियत से डरते हुए उस पर पाबंदी लगा देना कोई हल है? इस हवाले से तारीख क्या कहती है, जानिए हमारे साथ। मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो इसका निज़ाम पार्लिमान या केवानी यानी यूनिकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर था, जिसके बाद 1973 का आयन बना और 1973 के आयन के बाद पाकिस्तान ने 2 ऐवानी यानी बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर अपनाया, जिसमें पार्लिमान में पाकिस्तान की सेनेट, कौमी असम्बली और सदर मुमलिकत शामिल हैं। कौमी असम्बली के अरकान का इंतखाब पाकिस्तान की अवाम बराह रास्त 5 साल के लिए करती है, जबकि सेनेट के अरकान का इंतखाब बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई और कौमी असम्बली की मुकम्मल स्ट्रेंथ के मुताबिक होता है, जबकि सदर मुमलिकत की हैसियत आइनी सरबराह की रखी गई है। 1973 के आयन के मुताबिक पाकिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बलियों का इंतखाबात एक ही सूरत मुमकिन हो सकता है, या तो वो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हों या तोड़ दी जाएँ। गोया अगर तमाम असम्बलियाँ एक साथ तोड़ दी जाती हैं या फिर वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेती हैं तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंतखाबात में चला जाता है। मगर अगर कोई असम्बली यानी नेशनल या फिर सूबाई असम्बली अलहदा तौर पर तोड़ी जाती है और उसमें इंतखाबात में जाने का तरीका क्या है, वो भी आईन पाकिस्तान में दर्ज है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख बताती है कि 1973 के आयन के बाद पहली पार्लिमान की मुद्दत 1978 तक थी, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 साल बाद यानी 1977 में ही असम्बलियाँ तहलील कर दी, जिसके बाद पूरा मुल्क जनरल इलेक्शंस में चला गया। क्योंकि आयन पाकिस्तान का आर्टिकल 224 कहता है कि अगर कोई असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेगी तो उसके 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना लाजिम है, या मुकर्ररा मुद्दत से पहले अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है तो यही आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज़ के अंदर हर सूरत इंतखाबात करवाना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने आयन के इस वज़ा करदा असूल पर जो तारीखी फैसला सुनाया है वो आर्टिकल 224 की भरपूर तर्जमानी करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील शुदा असम्बलियों का मामला था, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि इलेक्शन की तारीख कब और किसने देनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3-2 से आने वाले अक्सरियती फैसले ने इस तमाम कन्फ्यूजन को दूर कर दिया कि इलेक्शन की तारीख अब कौन देगा। ये बात भी यहाँ पर इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किए हुए तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था। बज़ाहिर मामला लाहौर और फिर पेशावर हाई कोर्ट में तो ज़ेर समाअत था, मगर पॉलिटिकल सिचुएशन इंतहाई वर्स्ट होती जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। 9 रुकनी बेंच तो टूट गया, उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच बना और यूं 5 रुकनी बेंच पर तमाम फरीकैन का एतमाद हासिल था और उस 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से यह फैसला दिया कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से देंगे, क्योंकि पंजाब के गवर्नर ने पंजाब असम्बली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए थे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है। वो असम्बलियों की तहलील के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जिन्होंने फैसले
से इख्तलाफ किया, उन्होंने इंतखाबात के आइनी मेरिट्स पर सवालात नहीं उठाए, बल्कि चीफ जस्टिस की जानिब से लिए गए अजखुद नोटिस को बिला जवाज़ करार दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये मामला पहले हाई कोर्ट को सुना जाना चाहिए था। चुनांचे हम यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इंतखाबात को इल्तवा में डालने के हक में नहीं थे, जिसके बाद फिर हाई कोर्ट्स में जो पिटीशन काबिल समाअत थी, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौसीक करते हुए दरखास्तों को निपटा दिया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबात का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए, यहाँ तक के इंतखाबी निशान भी अलाट हो गए और उम्मीदवारों ने हलकों में अपनी इंतखाबात की कैंपेन भी शुरू कर दी। अब बज़ाहिर यूँ नज़र आ रहा था कि जैसे पंजाब में मामला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क में इंतखाबात होंगे और आवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर फिर वही हुआ जो हमेशा से ही पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता रहा है। 22 मार्च की रात को अचानक से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना गुज़श्ता इंतखाबी स्केड्यूल मौखर कर दिया और पंजाब में इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की नई तारीख दे डाली। और जो तावीलें फरमाई इंतखाबात में ताख़ीर का शिकार करने की, वो फाइनेंस और सिक्योरिटी थी। तो फिर इनका मतलब है कि पाकिस्तान में तो कभी इंतखाबात हो ही नहीं सकते। अगर जमहूरियत, आइन और सिविलियन बालादस्ती के मरकज़ी ख्यालों पर खड़ी होने वाली सियासी जमातें ही अवाम को हक के राय दही से सिर्फ इसीलिए ही दूर रखें कि वो अपने मनपसंद फैसले हासिल कर सकें, तो यकीन करें ऐसा नहीं होने वाला। ये तजर्बा 1988 में जनरल ज़ियाउल हक ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी किया था, जो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहा। खैर, 25 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को महफूज फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक इंतखाबात के लिए पंजाब में 14 मई की हतमी तारीख दी गई। 20 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना 4 अप्रैल का फैसला वापस नहीं लेगी। मगर 3 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर दी और जो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। जबकि दूसरी तरफ तुर्क सदर उर्दगान को अपनी गैर रिवायती इक़्तिसादी सरगर्मियों के बायस इंतखाबात में अपोजिशन से कड़े मुकाबले का सामना है। रवां बरस फरवरी में आए तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद भी तुर्की ने अपना इंतखाबी स्केड्यूल मौखर नहीं किया। गुज़श्ता माह ही तुर्क सदर ने यह अनाउंस किया कि पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त यानी 14 मई को होंगे। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही हो। अगर पाकिस्तान का पार्लिमानी रिकॉर्ड देखें तो 1973 से लेकर अब तक 10 इलेक्शंस हो चुके हैं, जिनमें 1988, फिर 2002 और फिर 2008 के इंतखाबात को भी ताख़ीर का शिकार किया गया है। मगर यहाँ पर दिलचस्प अमर ये भी है कि इन तीनों दफ़ा रियासती कारोबार डिक्टेटरशिप के हाथों में था। 1988 के इलेक्शन सदर ज़ियाउल हक ने 27 अगस्त को मुनक्किद करवाने थे, मगर उन्होंने नवंबर से पहले इंतखाबात करवाने से साफ इनकार कर दिया। और इस बार जो बहाना बनाया गया था वो नई हल्का बंदियाँ यानी डीलिमिटेशंस और उसके साथ साथ सैलाब को बहाना बनाया गया। मगर उस वक्त की सियासी क़यादत, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शामिल थी, उन्होंने इसे आईने पाकिस्तान के खिलाफ खिलवाड़ करार दिया। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 9 को इंतखाबात करवाने थे, मगर उन्होंने एक दिन की ताख़ीर से अक्टूबर 10 को इंतखाबात करवाए, जो बहरहाल आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी। 2008 के इंतखाबात की तरफ आएँ तो ये भी 1.5 माह के बाद हुए, मगर इस बार जो बहाना था वो मोहतरमा की शहादत थी। और इस बार भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी को बहाना बनाया और इंतखाबात को 1.5 माह बाद मुनक्किद करवाया। और उस वक्त की तमाम सियासी क़यादत, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस डिले के खिलाफ थी। 2008 के बाद होने वाले 2 इंतखाबात तो ताख़ीर का शिकार नहीं हुए, मगर 2013 और 2018 के इंतखाबात से पहले भी क्राइसिस की सूरत हाल थी। उस वक्त की सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुज़म्मती बयानात पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का हिस्सा हैं। मगर यहाँ पर यह बात कितनी दिलचस्पी की हामिल है कि अमरीत के हाथों इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार होते हुए देखकर आवाज़ उठाने वाली सियासी जमातें इस वक्त अवाम की नज़र में पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से गू मगू की सूरत हाल का शिकार हैं। इस बार सिक्योरिटी और मईशत को जवाज़ बनाकर इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि माशी एमरजेंसी लगाने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर एमरजेंसी की बात करें तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 232 और फिर 235 इसकी वाज़ेह रहनुमाई करते हैं। हमारी तल्ख सियासी तारीख को देखें तो ये कहना बजा होगा
کہ اس वक्त वतन अजीज़ को अवाम के हक़ के राय दही से महरूम रखना जमहूरियत के लिए कारी ज़र्ब साबित हो सकता है। फिर कहीं ये ना हो कि मामलात उस जानिब बढ़ जाएं जहां से लौटना नामुमकिन हो पाए। रियासती बंदोबस्त को अब ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान के हकीकी मालिक हैं और वही अपने हक़ के राय दही को इस्तेमाल करते हुए अपने जमहूरी नुमाइंदों को चुने, वरना इस दायरे का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा और पाकिस्तान मज़ीद माशी, सियासी और हर हवाले से दलदल में फंसता चला जाएगा। अगर रियासती बंदोबस्त में बैठे लोग मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो उन्हें अवाम के सामने सर तस्लीम खम करना होगा और उन्हें मानना होगा कि उनके फैसले की बजाय अवाम का फैसला हतमी और आखिरी है। अब आइए जायज़ा लेते हैं एक ऐसे बर्निंग इशू का जो मैं समझता हूं कि जमहूर और जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकता है। इस वक्त वतन अजीज़ में एक सियासी जमात पर बैन करने की बातें हो रही हैं, मगर तारीख गवाह है कि जब भी रियासती बंदोबस्त ने किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं तो उसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम और खलफशार निकला है। और ये भी तारीख साबित करती है कि कोई रियासती बंदोबस्त ना तो किसी नज़रिए पर पाबंदी लगा सकता है और ना ही किसी सियासी जमात पर, क्योंकि अगर नज़रिए को दबाया जाता है तो फिर इतना फलता फूलता है कि एक तनावर दरख्त साबित होता है। तारीखी तनाजुर में सियासी जमातों के बैन कल्चर का जायज़ा लें तो एक बात बड़े वाज़े अंदाज से नज़र आती है कि ये एक फस्ताई प्रैक्टिस रही है। 1933 के जर्मनी में जब हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के अलावा बाकी तमाम पार्टियों के ऊपर बैन लगा दिया तो ये एक फस्ताई प्रैक्टिस थी, मगर उसके अलावा जब दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में बढ़ चुकी थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म आमने सामने थे, तो सोवियत ब्लॉक ना तो कैपिटलिज्म को अपने यहाँ कोई जगह देता था और जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके पास कम्युनिज्म की कोई जगह नहीं थी। इसी तनाजुर में हमें एक क्लासिक मिसाल गुज़श्ता सदी के जनूबी अफ्रीका से मिलती है। गुज़श्ता सदी की 40 की दिहाई में अफ्रीका में मौजूद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बरसरे पेकार थी वहाँ की गोरा सरकार के नस्ली तासुब और जमहूरी रवैयों के खिलाफ। और फिर 1956 से 1959 तक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ गद्दारी और तरह तरह के मुकदमे दर्ज करके तमाम लीडरशिप को अंदर कर दिया गया। इसी जमात को 1960 में गोरा सरकार ने बैन कर दिया, मगर उस जमात के सरबराह को दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है, जो रहती दुनिया तक रियासती जबर के खिलाफ अस्तारा बनकर उभरे। मगर उन्हीं नेल्सन मंडेला को भी 1964 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुल्क में पार्टी का नामो निशान खत्म हो गया। जनूबी अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का झंडा ढूंढने को भी नहीं मिलता था, मगर फिर चश्मे फलक ने देखा कि वही नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ऊपर से बैन खत्म हुआ और फिर अफ्रीका के ऊपर हुक्मरानी की सदर बने और जनूबी अफ्रीका को ऊपर लेकर गए, क्योंकि नेल्सन मंडेला का बोया हुआ नजरिया उनकी कैद के बाद उनकी जमात के ऊपर पाबंदियों के बावजूद भी एक तनावर दरख्त बन चुका था। तो जनाब, हमारा खित्ता भी इस फस्ताई कल्चर से बिल्कुल महफूज नहीं रहा। 1975 में जब हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की तो कांग्रेस के 26 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, मगर वो इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आईं। और अगर वतन अजीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की सियासी जमातें ज़ेरे एताब रही हैं, और उनमें से तो एक सियासी जमात ऐसी है जो अब तक 2 बार पाबंदियों का सामना कर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अवामी नेशनल पार्टी की। सबसे पहले 1971 और फिर 1975 में पाबंदी का सामना किया, मगर वो सियासी जमात आज भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो इससे ये साबित होता है कि सियासी जमातों का ये बैन कल्चर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया है। हाँ, सियासी जमात ज़रूर मरती है जब उसका नजरिया मरता है, या यूँ कह लीजिए कि जब उसका नजरिया पब्लिक बाय नहीं करती। अगर सिर्फ रियासती बंदोबस्त में बैठे लोग ही सुर्ख लकीर खींचते रहेंगे तो पाकिस्तान की आवाम इस सुर्ख लकीर को मिटाना जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। एक ऐसी जमात जो इस वक्त वाहिद वफाकी जमात है, एक ऐसी जमात जो अपनी 2 असम्बलियाँ तहलील कर चुकी है,
ایک ایسی جماعت جسے قومی اسمبلی سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، مگر اس سیاسی جماعت کی اب بھی ملک کی 2 اکائیوں میں حکومت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اس ایج آف انفارمیشن کے دور میں بھی اپنے ماضی قریب سے کچھ نہیں سیکھے؟ جب بھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے تو اس کا خمیازہ صرف اور صرف پاکستان نے بھگتا ہے۔ کیا ہمارے ارباب اختیار یہ نہیں سمجھے کہ اس ملک کی اصل طاقت عوام ہے اور وہ اپنی لکیر عوام کی لکیر سے بڑی نہیں کر سکتے؟ چلیں سیاہ داروں میں ہی صحیح، مگر پاکستان کی جمہوریت چل تو رہی ہے۔ اگر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو جمہوریت چلتی رہے گی اور پاکستان بڑھتا رہے گا۔